हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 11th फिजिक्स का चैप्टर 3 मोशन इन स्ट्रेट लाइन। मोशन, जैसा कि चैप्टर का नाम ही है मोशन इन स्ट्रेट लाइन। तो सबसे पहले हम समझते हैं मोशन होता क्या है। मोशन का सिंपली हम जो डेफिनेशन जानते हैं वो क्या है, चेंज इन पोजीशन। अगर कोई बॉडी अपना पोजीशन चेंज कर रही है मीन्स कि वो मोशन कर रही है। कोई बॉडी, अगर ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, अगर पॉइंट ए से पॉइंट बी तक कोई बॉडी गई मतलब बॉडी ने मोशन किया। लेकिन आपको बता दूं कि इस पूरे यूनिवर्स में कुछ भी जो है वो ना तो एब्सोल्यूट मोशन में है और ना ही एब्सोल्यूट रेस्ट में है। मीन्स कि कोई भी ऑब्जेक्ट हो अगर मोशन कर रहा है तो ये नहीं है कि वो मोशन ही कर रहा है, और अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो जरूरी नहीं है कि बॉडी रेस्ट में है। ये डिपेंड करता है सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ पे, और वो है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। किस फ्रेम ऑफ रेफरेंस से हम देख रहे हैं। फ्रेम ऑफ रेफरेंस ये डिसाइड करता है कि बॉडी मोशन में है कि रेस्ट में है। जैसे अगर एग्जाम्पल से बात करें तो एक बहुत कॉमन एग्जाम्पल होता है जो अक्सर आपने देखा होगा अपनी डेली लाइफ में भी, और आपको बुक्स में भी मिल जाएगा। एग्जाम्पल में क्या है, मान लीजिए एक ट्रेन है, ट्रेन की एक बोगी है, ठीक है। ट्रेन का एक डब्बा है, बोगी से कहते हैं। अब इस बोगी में लोग पैसेंजर बैठे हुए हैं और ट्रेन चल रही है, ठीक है। अचानक वहाँ पे एक आता है रॉबर, ठीक है। रॉबर आता है और सबको बंदूक दिखा के हैंड से बोलता है। सब लोग खड़े हो जाते हैं, ठीक। अब रॉबर के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में सब लोग तो खड़े हैं, रॉबर के फ्रेम ऑफ रेफरेंस सब लोग खड़े हैं, लेकिन अब ट्रेन के फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गए सब लोग मोशन कर रहे हैं। ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस सिर्फ इतनी ट्रेन की बोगी है, इसमें ये लोग रेस्ट में है। लेकिन जब बाहर हो गए तो बाहर तो ट्रेन मूव कर रही है, ठीक है। तो मतलब ये सब लोग मोशन कर रहे हैं। तो सिर्फ और सिर्फ अब चेंज क्या हुआ है, चेंज हुआ है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज होते ही जो बॉडी रेस्ट में थी वो मोशन में आ गई, और मोशन में जो थी वो रेस्ट में चली गई। सिंपली कोई बॉडी भी रेस्ट में है या मोशन में है वो डिपेंड कर रहा है फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे। अभी अगर आप एक टेबल, मान लो कि अपने एक घर में टेबल है, ये टेबल रखा हुआ है। आप कहो कि जो टेबल है ये तो रेस्ट में है, ये तो हिल ही नहीं रहा। लेकिन मैं कहूँगा नहीं, ये तो मोशन में भी है। कैसे? अगर आप अपना फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज कर दो और आप अर्थ के फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देखो, ये अर्थ हो गया, ये ऑब्जेक्ट था। अब अर्थ के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ये मोशन कर रहा है, क्यों? क्योंकि अर्थ रोटेट कर रही है, अर्थ रोटेट कर रही है, साथ साथ ये ऑब्जेक्ट भी रोटेट कर रहा है। मीन्स कि ये बॉडी तो मोशन में है, लेकिन अभी अपने रूम में थे तो देखा क्या ये बॉडी रेस्ट में है। तो सिर्फ और सिर्फ जो है फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो चेंज हुआ है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज होते ही जो बॉडी की पोजीशन है, या फिर अगर बॉडी रेस्ट में है तो मोशन हो सकती है, अगर मोशन में है तो रेस्ट हो सकती है, ठीक। अब बॉडी मोशन में हो रेस्ट में हो डिपेंड करता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे। लेकिन अगर आप सिंगल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में देखें तो बॉडी मोशन कर रही है फिर रेस्ट कर रही है, रेस्ट में है, यह डिफाइन कर सकते हैं। जैसे मान लेते हैं ये जो ऑब्जेक्ट है मोशन कर रहा है, फिर कोई ऑब्जेक्ट है वो मोशन कर रहा है, ठीक है। तो मोशन क्या करेगा,
एक्स एक्सिस में, वाई एक्सिस में और जेड एक्सिस में, इन तीनों एक्सिस के अलोंग मोशन करेगा। 3D ऑब्जेक्ट है ना, ऑब्जेक्ट 3D है तो इनके अलोंग मोशन करेगा। अब मान लेते हैं कि कोई एक ऑब्जेक्ट है, वो पॉइंट ए पे है, ठीक। अब वो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक गया, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक गया, बॉडी मोशन कर रही है। तो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाने के लिए वो चाहे तो पॉइंट सी से होता हुआ जाए, यहाँ पर पॉइंट सी है, और यहाँ पॉइंट डी है तो चाहे तो पॉइंट डी से होता हुआ भी बी तक जा सकता है, या तो सी से होकर जाए, या फिर ए से डायरेक्ट भी जाए, या फिर ए से डी होते हुए भी जाए। ऑब्जेक्ट किसी भी पाथ में जा सकता है। तो अगर हमसे पूछा जाए कि ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस तय किया है, तो डिपेंड करेगा पाथ पे कि किस पाथ के अलोंग बॉडी ने मोशन किया। अगर हमसे पूछा जाए कि बॉडी ने कितना डिस्प्लेसमेंट किया है, तो सिर्फ उसी डिपेंड करेगा उसके पॉइंट ए और पॉइंट बी पे। अब यहाँ हम क्या पढ़ रहे हैं, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पढ़ रहे हैं, समझे। डिस्टेंस डिपेंड अपॉन पाथ, डिस्प्लेसमेंट इंडिपेंडेंट अपॉन पाथ। जो हमारा टॉपिक हुआ है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस क्या है, पाथ डिपेंडेंट है, ठीक है, ये हमेशा पाथ पे डिपेंड करेगा। डिस्प्लेसमेंट जो वो है इंडिपेंडेंट है, ये पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। डिस्टेंस या तो पॉजिटिव होगा या तो जीरो होगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट जो है वो पॉजिटिव भी होगा, जीरो भी होगा, यहाँ तक कि निगेटिव भी हो सकता है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। डिस्टेंस जो है वो कभी भी स्ट्रेट लाइन में मेजर नहीं कर सकते, मतलब जरूरी नहीं है डिस्टेंस इन्हें स्ट्रेट लाइन में मेजर किया जाए, क्योंकि पाथ का कोई भी वे में चला जा सकता है, ठीक। लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट है वो इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड कर रहा है। बॉडी कहाँ से शुरू हुई, पॉइंट ए से, और फाइनली कहाँ पहुँची, पॉइंट बी पर। तो इनिशियल फाइनल पोजीशन डिपेंड कर रहा है, इसलिए इसे हम स्ट्रेट लाइन में मेजर करेंगे। मीन्स कि इस पॉइंट ए से पॉइंट बी तक के बीच की जो स्मॉलेस्ट डिस्टेंस होगी वही होगी डिस्प्लेसमेंट। ये होगा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की बात, सिंपल ही है, कोई थोड़ा सा अंतर है। साथ ही साथ ये वेक्टर क्वांटिटी होती है और ये स्केलर होती है। मीन्स कि इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन भी होता है, और साथ ही साथ ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को भी फॉलो करती है। वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन के बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर मोशन इन प्लेन में पढ़ेंगे। तो ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की बात हो गई। अब बात करते हैं हम स्पीड की। स्पीड, बॉडी मोशन कर रही है तो उसके पास कुछ स्पीड तो होगी, ठीक है। तो स्पीड जो होती है वो दो टाइप में है, एक होगा एवरेज स्पीड और एक होगा इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड मतलब क्या, किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे उस ऑब्जेक्ट की स्पीड क्या होगी, उसको अगर फाइंड करने हैं उसको कहते हैं हम इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो एवरेज स्पीड हम लोगों को पता ही है, स्पीड वेव होता क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो एवरेज स्पीड वेव हो जाएगा टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्टेंस को कवर करने में
टोटल कितना समय लिया है उन दोनों का डिवाइड होगा एवरेज स्पीड के बराबर। इसका आप फॉर्मूला लिखें तो लिख सकते हैं वी ए वी इक्वल टू एस डिस्टेंस कवर अपॉन टोटल टाइम टेकन T2 माइनस T1। ठीक, ये हो गया हमारा एवरेज स्पीड। अब इंस्टेंटेनियस स्पीड की बात करें हम, तो इंस्टेंटेनियस स्पीड में हो क्या, मान लेते हैं कि एक स्मॉल टाइम के लिए हमको स्पीड फाइंड करना है, तो T2 T प्लस डेल्टा T ये स्टार्टिंग पॉइंट और फाइनल पॉइंट है। ठीक है, और जिस हमको स्मॉल इंस्टेंट के लिए टाइम निकालना है, स्पीड निकालना है, वो क्या है, वो डेल्टा T है। हमको डेल्टा T के लिए स्पीड फाइंड करना है, मतलब कि डेल्टा T टाइम पे उस बॉडी की स्पीड क्या रही होगी। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे डेल्टा T की बात करें तो डेल्टा T बहुत ही छोटा होगा, मीन्स कि हम कह सकते हैं कि डेल्टा T अप्रोचेस टू जीरो की तरफ अप्रोच करेगा, तो इंस्टेंटेनियस स्पीड v इक्वल टू हो जाएगा लिमिट डेल्टा T अप्रोचेस टू जीरो। अब कम टाइम है तो डिस्टेंस भी कम होगा, डिस्टेंस हो जाएगा डेल्टा S, टाइम था डेल्टा T, तो लिमिट डेल्टा T अप्रोच टू जीरो डेल्टा S डेल्टा T हो जाएगा v इक्वल टू ds बाई dt। और ये आ गया हमारा इंस्टेंटेनियस स्पीड का फार्मूला। इस तरह आप किसी भी ऑब्जेक्ट का इंस्टेंटेनियस स्पीड फाइंड कर सकते हो। सिमिलरली अगर वेलोसिटी की बात करें हम, वेलोसिटी, तो वेलोसिटी भी एवरेज वेलोसिटी होगी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगी। एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, वी ए वी, यहाँ पे सिर्फ वेक्टर आ जाएगा, क्योंकि वेलोसिटी का एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होता है। जिस तरह डिस्टेंस होता है और डिस्प्लेसमेंट होता है, उस तरह स्पीड होता है और वेलोसिटी होता है। इनकी वेलोसिटी के बाद मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होता है। और यहाँ पे हो जाएगा वेक्टर ए बी डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन T2 माइनस T1। ये हो गया हमारा एवरेज वेलोसिटी। किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की अगर हम बात करें, तो फिर हम उस तरह इसी कंडीशन से कि हमने स्पीड में निकाला है v इक्वल टू ds बाई dt, उसी तरह हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के लिए भी फाइंड कर सकते हैं। मान लेते हैं कि छोटा डिस्टेंस होगा v, वेक्टर v इक्वल टू डेल्टा r वेक्टर अपॉन डेल्टा t, डिस्प्लेसमेंट है डेल्टा r डेल्टा t, फिर टेंड टू जीरो करेगा, तो वेक्टर v इक्वल टू लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू जीरो डेल्टा वेक्टर r अपॉन डेल्टा t, मीन्स वेक्टर v इक्वल टू dr वेक्टर अपॉन dt। और ये आ गया हमारा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। स्पीड पढ़ने वाले वेलोसिटी पढ़नी है। अब हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे एवरेज एक्सेलरेशन एंड इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। स्पीड पढ़ लिया, वेलोसिटी पढ़ लिया, तो बचा क्या, एक्सेलरेशन, वही पढ़ लेते हैं। तो जैसे कि हमने स्पीड निकाला, वेलोसिटी निकाला, उसी तरह हम एक्सेलरेशन भी फाइंड करेंगे। एक्सेलरेशन में भी कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, सिंपली एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी होता है। तो एवरेज एक्सेलरेशन ए भी हो जाएगा, वेक्टर ए बी की एक्सेलरेशन का भी डायरेक्शन होता है v2 माइनस v1, वेक्टर v2 माइनस वेक्टर v1, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन T2 माइनस T1। ये आ गया एवरेज एक्सेलरेशन। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की बात करें तो किसी एक इंस्टेंट पर एक्सेलरेशन निकालना, मतलब कि एक पर्टिकुलर इंस्टेंट टाइम लगा डेल्टा टी, जो कि टेंड्स टू जीरो होगा,
ठीक है। जो वेलोसिटी है वो डेल्टा वेक्टर वी होगा, तो वेक्टर ए इक्वल टू होगा लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो डेल्टा वी वेक्टर बाई डेल्टा टी मीन्स की वेक्टर ए बराबर डी वेक्टर वी बाई डी टी, और ये हो जाएगा हमारा इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। डायमेंशन की बात करें तो इसका डायमेंशन होगा डायमेंशन एल टी माइनस टू, ठीक। एसआई यूनिट होगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसी तरह ये वेलोसिटी का जो डायमेंशन था इसका डायमेंशन होगा एल टी माइनस वन, और एसआई यूनिट होगा मीटर पर सेकंड। स्पीड का भी एसआई यूनिट मीटर पर सेकंड होगा, ठीक है। अब अगर बॉडी स्ट्रेट लाइन मोशन कर रही है, मीन्स कि हम मान लेते हैं कि उसकी जो एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट है। एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन से बॉडी मोशन कर रही है स्ट्रेट लाइन में। मान लेते हैं फॉर्मूला है वेक्टर ए इक्वल टू वेक्टर डी बाई डी टी। अगर इसका हम सिर्फ मैग्नीट्यूड के लिए लिखें तो लिख सकते हैं ए बराबर डी वी बाई डी टी, और यहाँ पे मान लेते हैं कि ए जो है वो कांस्टेंट है, एक कांस्टेंट है मोशन में स्ट्रेट लाइन में। तो अगर हम डी टी उधर जाएँ तो हमको मिल सकता है डी वी बराबर ए डी टी। अगर हम दोनों साइड इंटीग्रेट करें, इंटीग्रेट फ्रॉम यू टू वी, वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी यू से फाइनल वेलोसिटी वी तक इंटीग्रेट होगी, और टाइम क्या होगा 0 से टी तक इंटीग्रेट होगा। एक्सेलरेशन कांस्टेंट है ये, तो हमको क्या मिलेगा v फ्रॉम u टू v इक्वल टू a t फ्रॉम 0 टू t। तो v माइनस यू बराबर a t माइनस 0, तो v इक्वल टू u प्लस ए टी। ये है कि हमारा इक्वेशन फर्स्ट मोशन स्ट्रेट लाइन का फर्स्ट इक्वेशन आ गया। अब अगर v वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी, तो वेलोसिटी अगर क्या होता है डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, मीन्स कि v बराबर डी एक्स बाई डी टी होता है। तो होता क्या इसने a बराबर होता है डी वी बाई डी टी, और v बराबर होता है डी एक्स बाई डी टी, ठीक। तो अगर हम इस वैल्यू के हमें पुट करें तो हमको क्या मिलेगा डी एक्स बाई डी टी इक्वल टू यू प्लस ए टी। टी को हम साइड ले जाएँ तो डी एक्स बराबर हो जाएगा यू प्लस ए टी इंटू डी टी। इंटीग्रेट बोथ साइड, हम फिर से दोनों तरफ इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो डिस्प्लेसमेंट 0 से x तक जाएगा, टाइम कहाँ जाएगा 0 से t तक। तो ये हो जाएगा x माइनस 0, ये u तो कांस्टेंट रहेगा, u 0 हो जाएगा, ठीक है। तो u फ्रॉम 0 टू t डी टी प्लस a फ्रॉम 0 टू t t डी टी, ये निकलेगा यू टी प्लस ए टी स्क्वायर बाई 2 फ्रॉम 0 टू t। तो एक्स बराबर हो जाएगा यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और ये है कि हमारा इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन को मिल गया, ठीक है। ये मोशन स्ट्रेट लाइन में जो कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए एप्लीकेबल फार्मूला है उनमें का सेकंड इक्वेशन है। एक और होता है थर्ड होता है, वो निकाल लेते हैं हम। अब थर्ड निकालने के लिए फिर से हम फर्स्ट यूज करेंगे, तो हम फर्स्ट फॉर्म था v इक्वल टू यू प्लस ए टी। अगर हम दोनों साइड स्क्वायर कर दें हो जाएगा वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टी स्क्वायर, ठीक है।
प्लस 2u80। अब ये स्क्वायर तीसरे में वी स्क्वायर ऐसा ही है, ए स्क्वायर है। यहाँ से अगर हम 2a कॉमन ले लेते हैं, 2a कॉमन ले लें तो क्या मिलेगा, हमको मिल जाएगा 1/2 80 स्क्वायर प्लस ut। और अभी मैंने पढ़ा है 1x = होगा ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर। इक्वेशन सेकेंड तो हो जाएगा v स्क्वायर = u स्क्वायर प्लस 2ax। और ये आ गया हमारा इक्वेशन थर्ड। तो ये हमारे 3 इक्वेशंस हो गए, v = u प्लस 80, x = ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर और v स्क्वायर = u स्क्वायर प्लस 2ax। ये हो गए हमारे 3 इक्वेशंस मोशन स्ट्रेट लाइन के। और इनका यूज करके आप किसी भी प्रॉब्लम जो कि मोशन स्ट्रेट लाइन में आते हैं उनको सॉल्व कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। अब इसके साथ साथ इसका एक जगह और यूज होता है फ्री फॉलिंग बॉडीज़ के लिए। अगर कोई बॉडी फ्रीली फॉल कर रही है, मतलब फ्रीली फॉलिंग बॉडीज़ हैं, तो उन कंडीशन में इन फार्मूले के लिए कुछ स्पेसिफिक चेंजेज होते हैं। जैसे कि अगर जो बॉडी है वो वर्टिकली अपवर्ड जा रही है, वर्टिकली अपवर्ड जा रही है, ठीक है, तो उस कंडीशन में a = हो जाएगा -g और ये सारे फॉर्मूला हो जाएंगे v = u - gt, x = ut - हाफ gt स्क्वायर और v स्क्वायर = u स्क्वायर - 2gx। ठीक है। अब अगर वही बॉडी वर्टिकली डाउनवर्ड आ रहे हों, वर्टिकली डाउनवर्ड हो, तो इस कंडीशन में a = हो जाएगा g, तो v = u प्लस 80, x gt, x = ut प्लस हाफ gt स्क्वायर और v स्क्वायर = u स्क्वायर प्लस 2gx। तो ये तीनों इक्वेशंस हैं फ्री फॉलिंग बॉडीज़ के लिए। सिंपली करना हो कह रहा है कि कोई बॉडी फ्री फॉल कर रही है तो वर्टिकली डायरेक्शन में मोशन करेगी, ठीक है। अब अगर वो अपवर्ड जा रही है मीन्स कि जो वैल्यू ऑफ जी ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रही है तो वैल्यू माइनस जाएगा, डायरेक्शन अपवर्ड है, डायरेक्शन अपोजिट है इसलिए। और वही नीचे आ रही है, डाउनवर्ड आ रही है, मतलब कि ग्रेविटी के डायरेक्शन में आ रही है तो वैल्यू प्लस में रहेगा, 1 = g हो जाएगा। सिंपली फॉर्मूला हो जाएंगे। या फिर एक और चेंजेज है, ये वर्टिकल डायरेक्शन में तो यहाँ पे x ना लिख के आप y लिख लो तो बढ़िया रहेगा। ये y लिखा रहेगा तो क्लियरली समझ में आएगा कि हाँ वर्टिकल डायरेक्शन की बात हो रही है, क्योंकि अक्सर x का यूज हम करते हैं हॉरिजॉन्टल के लिए और y का यूज करते हैं वर्टिकल के लिए, ठीक है। तो इस तरह से हमारा जो चैप्टर है मोशन इन स्ट्रेट लाइन ख़त्म होता है। इसमें सिर्फ बेसिक बातें हुई हैं और ये इसमें जो मेन फार्मूला है जितने यही में 3 मेन फार्मूला है, बाकी से तो आपको पता ही था। एवरेज स्टेशन स्पीड, हाँ इंस्टेंटेनियस स्पीड वेलोसिटी जो है कुछ नया है, तो इन सबको आप मैं समझ लीजिएगा, अच्छे से इनके नोट्स बना लें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो लाइक करेगा, कोई भी डाउट हो कुछ पूछना हो कमेंट जरूर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।